ओके यस सर। ओके देन लेट्स बिगिन। चालू करते हैं। तो देखो, मॉडर्न फिजिक्स में हमने अभी तक एटॉमिक फिजिक्स कर ली है। ये पार्ट हो गया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था हमने इसके अलावा, यस सर। है ना। यस। यस। और ड्यूअल नेचर भी पढ़ लिया था क्या, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, फोटोन्स वगैरह के बारे में। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट हो गया था क्या। सर फोटो कुछ टॉपिक इलेक्ट्रिक बचे थे इफेक्ट हुआ इसके, था। थोड़े से टॉपिक। स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया फोटो था। इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ था ड्यूअल नेचर के बारे में। स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया था बेटा, आगे का भी तो करा है, लास्ट क्लास में आए थे आप। नहीं। यस सर, मैं बोल रही हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया था। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो हो गया है बेटा, लेकिन उसके बाद की भी तो चीजें बताई थी मैंने, याद करो। अरे किसी को भी याद यस नहीं आ रहा सर। क्या, और कौन कौन था क्लास में। फोटोन्स के बारे में बताया था। यस सर। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी वो सब तो हो ही गया था। ग्राफ्स भी आप लोगों को मैंने बता दिए थे कि ग्राफ्स कैसे हमें देखने हैं और कैसे बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे और फिर फोटोन्स के बारे में बातें करी थी कि फोटोन की एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं, मोमेंटम कैसे लिखते हैं, है ना। और मास वगैरह के बारे में आपको बताया था। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में आपको बताया था, है ना। प्रॉपर्टीज बताई थी आपको फोटोन की, याद आ रहा है। यस सर। फिर मैंने बोला था मैटर वेव्स के बारे में भी, मैंने आप लोगों को नोट्स में लिख के दिया था कि इसको रिवाइज कर लेना एक बार। मैटर वेव से यस रिलेटेड सर। थोड़ी बहुत बात की थी, है ना। और आपको बोला था डी ब्रॉगली वेवलेंथ वगैरह पे क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो आप पढ़ लेना। याद है, बोला था ऐसा कुछ। यस सर। यस सर। याद आ रहा है ना। हाँ, तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव डन ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ो, सोचो क्या यूज हो सकता है इसमें और आंसर बताओ। ऑप्शंस में जानबूझ के नहीं दे रहा हूं। ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, टेक 1 minute and then we will discuss. एक आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी करो भाई। 1:4 आ रहा है मुस्कान। यस सर। यस सर। करें बच्चों या टाइम चाहिए और। डिस्कस करते हैं, ठीक है। आई थिंक ठीक इनफ है। टाइम इज बिन गिवन, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट है भी नहीं, ठीक है। कैलकुलेशन में गलतियां करना बंद करो, तुम लोगों को फॉर्मुलेज आते हैं, तुम लोग सही सॉल्व कर सकते हो, खुद पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। और सॉल्यूशंस जो हैं उनमें गलतियां करना बंद करो। आप क्या है कि इजी क्वेश्चंस भी आजकल गलत करने लगे हो, जस्ट बिकॉज इसलिए कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज कर दिया है तुम लोगों ने, ठीक है। तो वो मत करो यार, रखो थोड़ा कॉन्फिडेंस खुद। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को हम जनरली E-5 लिखते हैं यस सर। ना। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का ही तो रेशियो निकालना है, राइट। सो बेसिकली आपको K1/K2 निकालना है, ये लिखना है आपको।
बोलो, यस सर। यस सही सर। बात है ना? क्या हो जाएगा ये? 1 - 0.5 या फिर E1 - phi 1 divided by E2 - phi 2, and this will go as 1 - 0.5. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी पहली वाली काइनेटिक एनर्जी है ना, फर्स्ट फोटोन की मान लो, और सेकंड वाले की है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो नॉट काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, एनर्जी ऑफ द फोटोन, है ना। और माइनस फाइव वन यानी वर्क फंक्शन ऑफ द फर्स्ट 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेटल, एंड सेकंड वाले का भी सेम दे रखा है क्या? वर्क फंक्शन की वैल्यू सेकंड वाले के लिए भी सेम दे रखी है क्या? यस सर। यस सर। है ना, यानी कि सेम ही मेटल प्लेट है। तो अगर सिंपल सी बात है, अगर हमारा मटेरियल ही नहीं बदलेगा तो हमारा वर्क फंक्शन भी सेम रहेगा, है ना। कितना हो जाएगा? 0.5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1/4, 1:4 आंसर आ जाएगा, राइट। इसको यहीं लिख देते हैं, 1:4। कोई डाउट है क्या इसमें बच्चों? नो सर। नो सर। दिस इज योर आंसर। अच्छा, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, इसको सॉल्व करो। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन अलग से नहीं लिखा है, मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं, सॉल्व करना। सारी चीजें बेसिक है, एज इन आपको मैंने बोला है कि वर्क फंक्शन को आप अगर फाई मान लो, एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करते हैं, हो सकता है इसका यूज आ जाए कहीं ना कहीं, ठीक है। वर्क फंक्शन है किसी मेटल सरफेस का फाई, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ जो इलेक्ट्रॉन एमिटेड है, इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय लाइट, उसका वेवलेंथ लैम्डा ले लो, ठीक है। सो यू नीड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। करा होगा वैसे आप लोगों ने ये, बट अभी आप मुझे करके बता दो। ये समझ में आया क्वेश्चन क्या बोला मैंने? सर रिपीट कर दो। देखो, आपको बताना है जब लाइट इंसिडेंट हुई किसी मेटल पे, तो उस मेटल का जो वर्क फंक्शन था वो था फाई, ठीक है। इसके अलावा आपको बताया हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन है जो एमिट हो रहा है कौन सी लाइट से? लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। लाइट का वेवलेंथ कितना है इंसिडेंट लाइट का? लैम्डा। लैम्डा, ठीक है, वेवलेंथ, ठीक है। और आपको बताना क्या है? वी मैक्स। वी मैक्स का वैल्यू बताना है, एक एक्सप्रेशन बनेगा, वो एक्सप्रेशन आपको बताना है। चैट में लिखने का ट्राई मत करना, लिख नहीं पाओगे, ठीक है। हो तो जाएगा ना वैसे, ये इजी है, क्वेश्चन तो इजी है, यस सर। जरा ट्राई करो, ठीक है। जनरल फॉर्मूला डिराइव होगा इससे, एक मैक्सिमम वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला, जो कि हम आगे यूज ले लेंगे, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, नोट्स में लिखवा रहा हूँ, ठीक है। करो, बताओ कितना आ रहा है। सो बेसिकली द क्वेश्चन आई हैव टू डिक्टेट, तो मैं बोलूंगा द मैक्सिमम वेलोसिटी, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन that is being emitted by light of wavelength lambda incident on the metal surface, जिसका की वर्क फंक्शन फाई है, ठीक है। तो निकालो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, निकालो। सर इसे लैम्डा के टर्म्स में निकालने हैं। हाँ बेटा, लैम्डा और फाई आना ही चाहिए, क्योंकि आपको जो भी क्वेश्चन में दिया होता है वो आपको हमेशा रखना पड़ता है अपने आंसर में, बताया था ना मैंने। यस सर। यस हाँ, तो सर। इस चीज को ध्यान में रखते हुए यू नीड टू, इसके अलावा आप कॉन्स्टेंट्स वगैरह यूज कर सकते हो, जैसे मान लो एच, एच होता है ना प्लैंक्स कांस्टेंट, या सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, है ना। यस तो सर। वो कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स आप अपने आंसर में रख सकते हो हमेशा, वेरिएबल्स नहीं रख सकते। अब फाई तो वेरिएबल है, डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा मेटल लिया है, सरफेस कैसा है उसका, है ना। लैम्डा भी वेरिएबल है, कौन सी लाइट तुमने इंसिडेंट करी पता थोड़ी हमें ऑलरेडी, तो लैम्डा वेरिएबल हो गया। तो ये सब चीजें अपनी मर्जी से नहीं मानना, जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो अपनी मर्जी से मान सकते, ठीक है। सर। मास, जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो भी वेरिएबल थोड़ी होगा, होगा क्या? नो सर। नो हाँ बोलो, क्या बोल रहा था मन? सर एक्सप्रेशन आया है √2/m ब्रैकेट में hc/λ-5। सर -2 अपॉन में m आ रहा है। -2 में एम आ रहा है। नहीं सर, उन्होंने बोला ना कि -5, तो वहां पे -2 अपॉन में m है। तमन ने जो बोला उसमें करेक्शन कर रहे हो आप, बेसिकली ये बोल रहे हो? यस सर।
एक बार फिर से बोलो तमन, मुझे समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? अंडर रूट में कुछ बोल रहे हो आप, वो बोलो। अंडर रूट में 2 हम्म फिर अपॉन m, फिर हम्म उसके बाद ब्रैकेट में है hc बाय लैम्डा -5 एच सी बाय बाय लैम्डा लैम्डा -5, -5। ये पूरे ब्रैकेट में है। हाँ जी। सही है, बढ़िया। माइनस क्यों आएगा मुस्कान? व्हाई डू यू थिंक देयर शुड बी अ माइनस? मतलब आई एम जस्ट क्यूरियस। सिर्फ सेम ही एक्सप्रेशन आया मेरा, बस उन्होंने 2 को कॉमन ले लिया और मैंने उसे मल्टीप्लाई कर दिया hc बाय लैम्डा, मतलब एनर्जी -5 होता है ना काइनेटिक एनर्जी, तो वो। समझ गया मैं, आपने लैम्डा के साथ 5 लिया है, कॉमन नहीं लिया है आपने, राइट? यस सर अंडर रूट में 2hc अपॉन में लैम्डा m -25/m। ठीक है, कूल। करें, डिस्कस करें भाई। बाकी बच्चों का किसी का आया क्या? मुस्कान, दीप्ति, ऋषभ, कोई कर रहा है क्या सॉल्व? साक्षी, डिम्पल, आया। नहीं आया? नो सर। करें, डिस्कस करें। अच्छा, लास्ट क्लास के दिन सबको आना है, ठीक है? लास्ट क्लास होगी आपकी सैटरडे को शायद। लास्ट क्लास एज इन क्रैश कोर्स के पहले वाली लास्ट क्लास है ना। क्रैश कोर्स में तो हम पढ़ेंगे इसी साथ में, ऐसा कुछ नहीं है कि फाइनल वाली क्लास है, बट ठीक है, उस दिन मैं कुछ चीजें बता दूंगा ना यार तुम्हें, बोर्ड्स वगैरह में कैसे अपीयर होना है, क्या चीजें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, थोड़ा बता दूंगा, है ना। तो लास्ट क्लास में मतलब ऐसा नहीं कि आप बंक कर लो, बंक मत करना। चलो इधर देखो भाई सब लोग, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी, एनर्जी, वर्क फंक्शन, लैम्डा, इन सब का रिलेशन हमें अभी जस्ट पता चला है क्या होता है, अभी थोड़ी देर ऊपर पहले ही पता चला है ना क्या होता है, तो उसको यूज करेंगे ना बेटा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन, क्या होता है भाई? इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी है वो माइनस वर्क फंक्शन जिसपे वो इंसिडेंट हुई है ना। आइंस्टीन की इक्वेशन से हमने ये बहुत पहले पढ़ लिया था, समझ लिया था। अब काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला ही हाफ एम वी स्क्वायर होता है, जिसमें जो वेलोसिटी वो यस मैक्सिमम वेलोसिटी तो है बेटा, है ना। भाई जो मैक्सिमम वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन है उसकी तो काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं हम ये फॉर्मूले के थ्रू, है ना। ये तो हमने सबसे पहले पढ़ ही लिया था कि जो मैक्सिमम वाला है वही निकाल सकते हैं, जिस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वेलोसिटी है उसी का काइनेटिक एनर्जी निकल सकता है, ठीक है। ई, व्हाट इज ई? क्या होता है ई? एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट क्या होता है? एच सी अपॉन लैम्डा या एच न्यू, यस। यस पढ़ रखा है हम लोगों ने, बेसिक फॉर्मूला है सबसे, ठीक है। और ये याद रखना है हमेशा, 1000 बार आ चुका है आपकी आंखों के सामने, कम से कम आपको याद रहना चाहिए ये। सो एच सी अपॉन लैम्डा -5, ठीक है, काफी इजीली निकल जाएगा आगे का। वी मैक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका 2, क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर चला गया, m क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे चला गया, मल्टीप्लाइड बाय एच सी अपॉन लैम्डा -5, ठीक है। अब इस पूरे का अंडर रूट ले लोगे ना, अगर इसको आपको ये यस स्क्वायर हटाना है तो रूट ले लोगे ना पूरे का, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब चाहे तो आप इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दो, अगर ऑप्शंस में हो सकता है ऐसे दिया हुआ हो, समझ रहे हो, ऐसे भी दिया हो सकता है कि एच सी माइनस लैम्डा 5 अपॉन में लैम्डा दे रखा है, ऐसे भी दिया हो सकता है कॉमन लेके, समझ लो दोनों एक ही बात है। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। सो एक जनरल एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया है, हो सकता है आपके काम आ जाए कभी ना कभी, इसको लिख लेना कहीं पे, कहीं पे लिख लो इसको चाहो तो। वैसे निकालने के केपेबल हो तुम तो निकाल ही लो, निकाल ही लेना, याद तो मत ही रखना इसको, पर लिख लो फिर भी। चले आगे चले, यस रेडिएशन सर। फोर्स या रेडिएशन प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, वैसे तो इस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर भी
सिलेबस में तो है, तो पढ़ लेते हैं इसको, हो सकता है बन जाए क्वेश्चन इस पे, ठीक है, हो सकता है बन जाए। रेडिएशन फोर्स या रेडिएशन प्रेशर। अब रेडिएशन क्या होती है, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो किस तरह से इंसिडेंट हो रही है मेटल सरफेस पे, इस पे भी तो डिपेंड करेगा, है ना। तो कुछ केसेस हैं जिनको हम एक बार याद रख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। बॉडी कैसी है उस पे डिपेंड करेगा कि आपका प्रेशर का वैल्यू कितना आएगा। जैसे कि अगर ब्लैक बॉडी है, मोस्टली बॉडी इज ब्लैक बॉडी, अधिकतर बॉडीज जो होती हैं ब्लैक बॉडी हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेती है सारी लाइट को। जो लाइट इंसिडेंट हो रही है ना सरफेस पे आपके, तो उसको जनरली Yes, एब्जॉर्ब sir. कर लेती है। ये तो आपने भी पढ़ा होगा, ब्लैक बॉडीज एब्जॉर्ब्स रेडिएशंस, है ना, या लाइट, ठीक है। उस केस में मोमेंटम होता है, ट्रांसफर हो जाता है बॉडी पे, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जब मोमेंटम ट्रांसफर होता है ना, तो उसकी वजह से फोर्स लगता है। याद करो, हमने पढ़ा भी था ये, न्यूटन के सेकंड लॉ Yes, में क्या sir. पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज व्हाट, Force. फोर्स ही होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो Yes, जब sir. मोमेंटम ट्रांसफर होगा, टाइम के साथ जो मोमेंटम चेंज हो रहा है और मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ फोर्स जनरेट होगा, कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा आपका बॉडी, जिस भी बॉडी पे लाइट इंसिडेंट हो रही है। तो उस फोर्स को ही हम बोलते हैं रेडिएशन फोर्स, जो कि बहुत ऑब्वियस भी है, नाम से भी समझ में आ रहा है ना, क्योंकि रेडिएशन की वजह से आ रहा है। क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. अब ये रेडिएशन फोर्स को कैसे लिखते हैं हम, मोमेंटम चेंज तो फोर्स होता ही है, मोमेंटम चेंज तो होता ही है, साथ में हम इसको मल्टीप्लाई करें नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड से। मोमेंटम चेंज पर यूनिट टाइम होता है बेसिकली, तो नीचे टाइम भी डालना पड़ेगा अगर यूनिट को समझे हम, यूनिटरी अप्रोच रखें हम, है ना, यूनिट से समझ रहे हैं मान लो, तो भी हमको क्या रखना पड़ेगा, ऊपर तो डेल्टा पी होता था, नीचे डेल्टा टी होता था। याद आ रहा है फोर्स क्या होता है, Yes. पढ़ा था ना बचपन Yes, में, sir. क्लास में। तो मोमेंटम चेंज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, उसको जब मल्टीप्लाई करोगे मोमेंटम चेंज से, तो आपका फोर्स निकल के आ जाएगा, रेडिएशन फोर्स, ठीक है। कितना फोर्स लग रहा है उस रेडिएशन की वजह से उस बॉडी पे जिसपे वो इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड को हम पी लैम्डा अपॉन एच सी भी लिखते हैं। ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, Yes, P sir. upon- पढ़ा था, मैंने बोला था पढ़ लेना, मैटर वेव्स करके एक टॉपिक था, ड्यूअल Yes, नेचर sir. ऑफ लाइट, है ना। तो उसमें मैंने आपको बोला था इंटेंसिटीज वगैरह पढ़ लेना, ठीक है। तो उसमें आप, अच्छा, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड इंटेंसिटी होता है क्या, Yes, sir. Yes, sir. या तुम हर चीज पे यस सर बोलते हो, दोनों में से कौन सी बात सच है, या दोनों सच है? नहीं, वो होता है। ठीक है। तो भाई कुछ चीजें ऐसे मतलब सुन के भी हाँ बोलना है, ऐसे नहीं कि हर चीज पे बस ऐसे हाँ ही बोल देना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड स्मॉल एन की वैल्यू होती है, इंटेंसिटी जो होती है वो एन टाइम्स, स्मॉल एन टाइम्स एच न्यू अपॉन ए होती है। ये बताया था मैंने लास्ट क्लास में, अगर आपको Yes, याद sir. आ रहा हो, है ना। या तो आप उसको पी अपॉन ई बोल लो, पी अपॉन ए बोल लो, सॉरी, ठीक है। पी अपॉन ए, इंटेंसिटी इज पी अपॉन ए क्या होता था उसमें, एरिया, और E क्या होता था, पावर ऑफ सोर्स। पी वॉज पावर ऑफ सोर्स, नॉट मोमेंटम, पावर ऑफ सोर्स, ठीक है। और आपका जो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड होता था, उसका फॉर्मूला होता था पी अपॉन एच न्यू। ये हमने डिराइव किया हुआ है पूरा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट करके एक टॉपिक पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, वो एक बार रिवाइज करना है आप लोग सब, ठीक है। उसमें ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये जो फॉर्मूला अभी पढ़ रहे हैं ना अभी अपन, पी लैम्डा अपॉन एच सी, ये फॉर्मूला डिराइव्ड है उसमें लास्ट क्लास के लेक्चर्स में, ठीक है। स्मॉल एन की वैल्यू यही होती है। इसको हम मल्टीप्लाई करें मोमेंटम चेंज से एच अपॉन लैम्डा, तो ये ओवरऑल कट कटा के सॉल्व करके बन जाता है पी अपॉन सी। इसको नोट करके रख लेना कहीं पे, इंपॉर्टेंट है। पी इज पावर एंड सी इज, व्हाट इज सी, Speed of light. स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। एंड पावर निकालते कैसे, आई मल्टीप्लाई बाय ए से। सिंस आई इंटेंसिटी होती ही पावर पर यूनिट एरिया है ना। भाई किसी एरिया पे कितना पावर है, इंसर्ट कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो किसी भी चीज का, यहाँ पे रेडिएशन का कर रहे हो जैसे तुम, ठीक है, पावर पी का तुम रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हो, तो इंटेंसिटी उसी चीज से डिफाइन होती है, राइट। तो P इक्वल्स टू आई ए बोल लो, चाहे I इक्वल्स टू पी अपॉन ए बोल लो, एक ही बात है। याद रखने वाली चीज कौन सी है, याद रखने वाली चीज ये ग्रीन कलर का जो बॉक्स है ना, वो है रेडिएशन फोर्स
रेडिएशन फोर्स P अपॉन C होता है, ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर। है रेडिएशन प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। प्रेशर तो होता ही फोर्स पर यूनिट एरिया है ना, पढ़ा हुआ है तो हमने बहुत पहले से। फोर्स की वैल्यू अभी अभी निकाली P/C, तो डिवाइड करोगे एरिया से तो I/C आ जाएगा आंसर। तो ये भी याद रखना है। रेडिएशन प्रेशर कई बार क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, द वैल्यू ऑफ द रेडिएशन प्रेशर इज दिस, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट, या फिर पावर की वैल्यू पूछ लेंगे, है ना, कुछ भी पूछ सकते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कितने इंसिडेंट हो रहे हैं ये पूछ लेंगे। तो सब कुछ रिलेट करके आप निकाल सकते हो ना। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन बनने का तरीका समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इंटर रिलेटेड है सब चीजें। आप लोगों को जो याद रखना है ना मेन, वो याद रखना है आपको इंटेंसिटी, रेडिएशन फोर्स, रेडिएशन प्रेशर और नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। ये सब चीजें आपको अपने आप याद हो जाएंगी जब आप लास्ट क्लास में जो हमने इंटेंसिटी वाला टॉपिक पढ़ा था ना, उसको एक बार रिवाइज कर लोगे, देख लोगे, ठीक है। अच्छा, लिख के याद रखा करो, ऐसे नहीं ऐसे पढ़ लिया, रीड कर लिया, रीड करके याद नहीं होगा ये सब। लिख के याद रख करना पड़ेगा आपको, खुद से निकालना पड़ेगा। डेरिवेशंस जो होते हैं ना उनको हाथों से लिख लिया करो, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगता है लेकिन तरीका वही अच्छा है। रेडिएशन प्रेशर आ गया। अच्छा, अगर सरफेस परफेक्टली ब्लैक नहीं है, इफ सरफेस इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिव, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि पावर P का तुमने इंसिडेंट लाइट, मतलब लाइट जो है, रेडिएशन जो इंसिडेंट किया किसी बॉडी पे, है ना, और वो रिफ्लेक्ट कर गया, परफेक्टली रिफ्लेक्ट कर गया, रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो गई, तो फिर फोर्स की वैल्यू 2P/C होती है और प्रेशर भी 2I/C हो जाता है, डबल हो जाता है। समझ रहे हो? मोमेंटम चेंज जो आएगा वो कैसे आ जाएगा? P-P की जगह P माइनस ऑफ माइनस P हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं? अपोजिट डायरेक्शन यस में सर। आपको करना पड़ेगा ना एक चीज को अपोजिट लेके, ठीक है। रिफ्लेक्शन हो रहा है, अब एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, अब रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उस केस में डबल हो जाता है, ठीक है। प्रेशर इज 2I/C एंड फोर्स इज 2P/C इफ द सरफेस इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिव। आगे चलें। यस सर। चांसेस कम है कि इन पे क्वेश्चन बने, बट स्टिल बन सकते हैं, तो वी शुड बी एटलीस्ट नोइंग दीज थिंग्स। प्रोजेक्टेड एरिया का भी यूज हो सकता है। कई बार क्या बोलेगा कि भाई एक सिलेंडर पे तुमने इंसिडेंट कर दी लाइट, ठीक है। अब पूरे सिलेंडर पे कैसे तुम कंसिडर करोगे, कैसे निकालोगे, क्या निकालोगे? तुम तो कंफ्यूज हो जाओगे कि सर क्वेश्चन तो हम प्लेट का पढ़ के गए थे, सिंपल ज्योमेट्री डाल दी उन लोगों ने, तो पेपर में सिलेंडर आ गया सर। हमें तो फॉर्मूले भी पता थे सर सारे, फिर भी हम नहीं कर पाए। तो फिर उस केस में क्या करना है, समझना है इस चीज को कि हमें प्रोजेक्टेड एरिया पे ही काम कर सकते हैं, राइट। सिंस हमें ये पता है कि P इक्वल्स टू आई ए होता है, आई इज इंटेंसिटी, ए इज एरिया। तो एरिया जो हम ले रहे हैं, पहले तो प्लेट का ले रहे थे, अब सिलेंडर का थोड़ी लोगे तुम पूरा एरिया। पूरे सिलेंडर पे थोड़ी लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये बात समझ में आ रही है सबको? पूरे सिलेंडर पे थोड़ी लाइट इंसिडेंट हो रही है। एक सिलेंडर जो होता है वो तो 3 डायमेंशनल फिगर है, लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो वो अगर आप इस डायरेक्शन से कंसिडर कर रहे हो लाइट इंसिडेंट लाइट को, तो आप इधर वाला तो एक्स्ट्रा ले लोगे अगर आप कंसिडर करने जाओगे तो उस पीछे वाले सरफेस को। तो फिर उस केस में हम प्रोजेक्टेड एरियाज पे वर्क करते हैं। तो एक सिलेंडर का प्रोजेक्टेड एरिया भी क्या होगा, अगर एक सिलेंडर को हम पेपर पे ड्रॉ करना चाहेंगे, उसको प्रोजेक्ट करना चाहेंगे, या फिर एक सिलेंडर के आगे एक टॉर्च लगा दोगे, तो उस सिलेंडर का शेडो जो बनेगा पीछे पेपर पे या दीवार पे, वो एक रेक्टेंगल की तरह बनेगा। ये बात समझ में आती है सबको? यस सर। यस सर। प्रोजेक्टेड एरिया को कैसे समझेंगे हम? अगर कोई हमसे पूछे कि प्रोजेक्टेड एरिया होता क्या है, ये बताओ तुम, तो मुझे तो नहीं आता समझ। तो उसको कैसे समझाओगे कि कोई भी 3 डायमेंशनल फिगर लो, उसके आगे एक से टॉर्च रखो, टॉर्च से लाइट उस पर इंसिडेंट करवाओ, और उस फिगर का जो भी शेडो बनेगा, परछाई बनेगी पीछे की तरफ, है ना, वो इसका प्रोजेक्टेड एरिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टेड एरिया एक रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। तो आर अगर इसकी रेडियस है सिलेंडर की, तो 2R डायमीटर हो जाएगा। तो जो रेक्टेंगल है उसका विड्थ कितना हो जाएगा, 2R के बराबर हो जाएगा क्या बच्चों? समझ में आती है बात? यस यस सर। और h हाइट आपकी सिलेंडर की है, तो इसकी भी, रेक्टेंगल की भी कितनी हो जाएगी, h हाइट हो जाएगी। तो एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, 2RH, है ना। और पावर को आप लिख सकते हो I × A, विच इज I × 2RH/C।
अज्यूम करना पड़ेगा ब्लैक बॉडी, अगर ब्लैक बॉडी अज्यूम नहीं करेंगे तो रिफ्लेक्टिव हो जाएगी सरफेस, है ना? बात समझ में आ रही है ना सबको? यस सर। ई अपॉन सी तब लिखते हैं जब ब्लैक बॉडी होती, डबल हो जाएगा वरना रिफ्लेक्टिव सरफेस हुई तो। सेम तरीके से आप प्रेशर भी निकाल सकते हो, ठीक है, ब्लैक बॉडी के लिए। अच्छा, अगर हमें एक स्फेयर का निकालना है, ये तो सिलेंडर हो गया, स्फेयर का निकालना है तो उसका एक सर्कल हो जाएगा प्रोजेक्टेड एरिया, यस बोलो, सर। है ना? ये सिलेंडर है, ये स्फेयर है। तो बस मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देना चाह रहा था कि प्रोजेक्टेड एरियाज पे वर्क कैसे करते हैं, ठीक है? तो उस केस में आई पाई आर स्क्वायर अपॉन सी हो जाएगा। यहाँ तो समझ में आ रहा है ना सब कुछ? ये तो आगे चले, यस यस सर। यस ठीक है? देखो बेटा, ये क्लासेस लेना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो, कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो कि आपको ने अगर देख भी ली क्लास में, एक बार आंखों से भी देखने में आ गई और उस पर क्वेश्चन आ गया, तो तुम्हारा ब्रेन हो सकता है वर्क कर जाए उस टाइम पे और आपको याद आ जाए ये चीजें, तो आपका क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व हो जाएगा। जबकि शायद नहीं हो पाता अगर आप क्लास नहीं लेते तो, क्योंकि आप वही चीजें पढ़ोगे अब रिवीजन में जो आपने पढ़ ली है। नई चीजें मोस्ट प्रोबेबली आप नहीं पढ़ोगे, है ना? तो बात नई चीजों की भी नहीं है, पुरानी चीजों में भी कुछ ना कुछ ऐसी टॉपिक या ऐसी कुछ चीज निकल के आ जाती है क्लासेस में जो कि आपको बेनिफिट कर दे, ठीक है? न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करते हैं यार, ठीक है? न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करते हैं, इसको भी आज ही कंप्लीट कर देते हैं ताकि अगली क्लास में हम मोस्ट प्रोबेबली सेमीकंडक्टर्स चालू कर देंगे। क्या पढ़ना है तुम्हें? अगला क्या पढ़ना है? सेमीकंडक्टर्स ले लूं? ये सर डाइवर्ट बना देना। रिवीजन यस करना है? सर वेव ऑप्टिक्स। वे ऑप्टिक्स बेटा, वे ऑप्टिक्स का वेटेज कम है, वे ऑप्टिक्स का सर। वेटेज। हाँ, सर वो मैग्नेट वाला चैप्टर नहीं है उसमें जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला है? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बोल रहे हो? नहीं नहीं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला चैप्टर है ना, उससे अगला हाँ हाँ हाँ, अच्छा वो वो वाला। हाँ, उसका तो बेटा वेटेज ही नहीं है उतना, वो क्यों करना चाहते हो आप? सर वो कभी समझ ही नहीं आया चैप्टर। मैग्नेटिज्म तो बेटा देखो, इतना ज्यादा डीप में पढ़ना भी नहीं है आपको, यू जस्ट नीड टू रिवाइज द थ्योरी ऑफ इट। थ्योरी रिवाइज करो, पढ़ो एक बार उसकी। कुछ चीज अगर समझ में नहीं आ रही है तो पूछ लो, आप मुझसे इंडिविजुअली पूछ लिया करो पढ़ रहे हो तो। बाकी बेटा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वेव ऑप्टिक्स है, अगर आपको पढ़नी है तो फिर वेव ऑप्टिक्स पढ़ लो, उससे बेटर तो आप, सर पहले आप है ना? या फिर मैग्नेटिक, हाँ, सर पहले आप सेमी कनेक्टर करा दो। सेमीकंडक्टर थोड़ा वेटेड टॉपिक है बेटा, और वो है ना थोड़ा याद करने में भी डिफिकल्ट होता है जहां तक मुझे लग रहा है। तुम उसके सवाल कर लेते थे क्या पेपर में? अभी जो मॉक टेस्ट तुमने दिए इतने सारे, सर बस सर लॉजिक गेट्स वाला करवा देना। एक एक करके बोलो। सर बस डायोड के नहीं हो पाते क्वेश्चंस। डायोड के नहीं हो पाते, और सर बोलो तमन। लॉजिक गेट्स जिसमें लॉजिक इतने गेट्स, सारे लॉजिक गेट लगा देते हैं ना, वो नहीं होते। जिसमें एक दो लगे होते हैं वो तो हो जाते हैं। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? मुस्कान, आप कुछ बोल रहे थे, मुस्कान कुमारी। यस सर लॉजिक गेट्स ही कह रही थी। लॉजिक गेट्स, ठीक है। देखो बेटा, हमारे पास दो क्लासेस बची हैं, एक तो वेडनेसडे की क्लास है, एक फ्राइडे की क्लास है। सैटरडे वाली क्लास में तो मोस्ट प्रोबेबली मैं कम ही पढ़ाऊंगा, पढ़ ले सकते हैं, सैटरडे को भी कुछ ना कुछ ले सकते हैं। अगर टाइम मिला ना तो विल बी कवरिंग वन चैप्टर। तुम लोगों ने एक तो मैग्नेटिज्म बोला है मुझे, एक वेव ऑप्टिक्स बोला है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस ले लूंगा, थ्योरी नहीं करा पाऊंगा फिर मैं आपको, ठीक है? तो आपको मैं ओके क्वेश्चंस सर। के थ्रू बता दूंगा जो भी पढ़ाना है, ठीक है? वेव ऑप्टिक्स के या तो थ्योरी क्वेश्चंस ले लेंगे या मैग्नेटिज्म की क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है? दैट आई कैन डू इन वन क्लास, एंड वी विल ट्राई टू कवर डायोड एंड लॉजिक गेट्स, ठीक है? सेमीकंडक्टर में वो कवर कर लेते हैं, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ते, ठीक है? ये तो क्या है, मॉडर्न और न्यूक्लियर तो बेटा बड़ा टॉपिक भी और इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए मैंने पूरा ही पढ़ा दिया आपको एक बार, पूरा ही रिवीजन हो गया आपका ऑलमोस्ट। इसमें थोड़ा थोड़ा सा बचा होगा 10-20% मटेरियल जो कि आप कर लोगे खुद से, ठीक है? तो बाकी की क्लासेस में हम सेमीकंडक्टर्स और लेट्स सी, आई विल ट्राई कि एक और टॉपिक ले लूं मैं। आज आज इसको कंप्लीट कर देते हैं पहले, न्यूक्लियर फिजिक्स को, ठीक है? चलो भाई, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी केमिस्ट्री में पढ़ लेते हैं हम ऑलरेडी, रदरफोर्ड जी ने करी थी, ई रदरफोर्ड, है ना? बड़े लोग, तो उन्होंने बताया हमें बहुत कुछ न्यूक्लियस के बारे में, राइट? कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं उसके सबसे पहले तो ये पता चल गया हमें, हमें बेसिक चीजें हैं जो हमें पता है, तो इसको मैं जल्दी जल्दी स्किप कर रहा हूँ, है ना? कि न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, ये सब पता है तुम्हें, राइट? मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से बड़ा होता है, वो भी पता होगा,
Yes, sir. एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं। न्यूट्रॉन का जो मास होता है प्रोटॉन से बड़ा होता है, राइट। कितना होता है ये दिया हुआ है यहाँ पे, तो यू कैन यूज दिस ऑल्सो। वैसे तो आपको याद हो जाना चाहिए अभी तक, पर ठीक है कोई ना। एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो ऐसे होती है, या तो हम ए एक्स जेड लिख लेते हैं किसी एलिमेंट को, या फिर हम ए एक्स जेड लिख लेते हैं किसी एटम को। सिंबल ऑफ एटम है ये, सिंबल ऑफ एटम इज एक्स, है ना। जेड क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ Yes. प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर को डिफाइन ही नंबर ऑफ प्रोटॉन से किया गया है बेसिकली। ए क्या होता है, एटॉमिक मास, Yes, sir. है ना। दिस इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स का बेसिकली जो डेफिनेशन फॉर्म है ना, डेफिनेशन वाला जो वर्जन है वो ये बोलता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, सब न्यूक्लियस पार्टिकल्स अगर बोलना चाहें हम उसको, उनको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो वैसे तो बहुत चीजें डिस्कवर हो गई हैं अब, लेट मी टेल यू दैट, ठीक है। आपने सुना है अभी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा बहुत और भी बहुत चीजें डिस्कवर हो गई है, यस सर। क्वार्क्स। ठीक है। तो हाँ, क्वार्क्स। तो अभी फिलहाल की थ्योरी के हिसाब से क्वार्क्स सबसे छोटी चीज है। पहले हमें लगता था कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ये हैं सबसे छोटे, बहुत पहले लगता था मतलब। अभी बोलते हैं क्वार्क्स सबसे छोटी चीज है, ये उनसे भी छोटी चीज है, ठीक है। लेकिन अभी ये बोला जा रहा है क्वार्क्स से भी छोटा कुछ होगा। तो वो तो चलता रहेगा, साइंस तो कभी रुकती है नहीं, डिस्कवरीज तो कभी रुकती नहीं है। लेकिन अभी हमने जो सिलेबस में पढ़ा है उसकी बात करते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स इज बेसिकली अभी हमारे लिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। और वही हमारा मास नंबर भी होता है, एटॉमिक मास नंबर, पता है आप लोगों को ये चीज, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछेगा ए, तो आप बोल देना न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अगर कोई बोले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल के दे दो, तो ए माइनस जेड कर देना, ठीक है। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं ये एटम के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। atomic mass number, it is the nearest integer value of mass represented in AMU। atomic mass unit में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 1 AMU होता है 1/12 ऑफ mass of one atom of C612 atom at rest and in ground state। ground state में होना चाहिए, excited state में नहीं होना चाहिए, पहली बात तो, है ना। कार्बन जो था बहुत सबसे मतलब वन ऑफ द अर्लीस्ट डिस्कवरीज थी, और स्टडी भी कर लिया था कार्बन के बारे में बहुत ज्यादा। तो उसको रेफरेंस लेके बेसिकली एटॉमिक मास यूनिट डिफाइन कर ली, ठीक। किसी ना किसी का तो रेफरेंस लेना ही था ना बेटा, किसी एटम को तो रेफरेंस लोगे सही आप, जब मास का, एटॉमिक मास का कुछ ना कुछ यूनिट दोगे आप, है ना। तो कार्बन का दे दिया आपने। आपने बोला कि जो एक एटम का मास है कार्बन के, अच्छा ये तो सबको पता है कि आइसोटोप्स होते हैं, आइसोबार्स होते हैं। आइसोबार्स और आइसोटोप्स के Yes. बारे में पता है सबको। Yes, sir. तो क्वेश्चन आपको कभी कभी ट्रिक कर सकता है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है इस पे, कि कार्बन 6 है लेकिन कार्बन का एटॉमिक मास 14 दे रखा है, क्या होगा वो, आइसोटोप होगा, आइसोबार होगा। Isotope. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 ही है, लेकिन मास जो है वो 12 नहीं 14 दे रखा है ना? तो आइसोटोप हुआ कार्बन का या आइसोबार हुआ, Isotope. Isotopes. आइसोटोप हुआ। तो कार्बन के आइसोटोप को रेफरेंस देके भी बोल सकता है वो, कि भाई एक एटम लो सीट 14 का और उसका 1/12 कर दो, तो 1 AMU बन जाएगा। तो आपको उसको ट्रू नहीं बोलना, आपको क्या बोलना है, उसको फॉल्स बोलना है, ठीक है। False. क्योंकि हमने रेफरेंस के लिए कार्बन 12 वाला लिया है ना, कार्बन 12 एटम लिया है, ठीक है। 1 AMU की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें केजीज में, तो वो होती है 1.6603 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स, ठीक है। 931.478 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये भी हम लिख सकते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेशन के लिए हम लिखते हैं न्यूट्रॉन के बराबर ही 1 AMU, इसको कंसीडर करते हैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज जो है वो अलग है, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई हम पढ़ चुके हैं। आइसोटोप वो होगा जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा, आइसोबार्स का क्या होगा, एटॉमिक मास नंबर सेम होगा, ठीक है। और आइसोटोन्स क्या होते हैं, जिनका क्या होता है, सेम नंबर ऑफ, Neutron. है ना, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये सब, ये तीनों क्या है, आइसोबार्स हैं, टोन्स हैं या टॉप्स हैं, आइसोटोप्स हैं या बार्स हैं, Isotopes. आइसोटोप्स हैं सारे ये, क्योंकि इनका Yes, sir. सबका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है ना। Yes, sir. बेसिक इंफॉर्मेशन थी ये तो सारी।
अब न्यूक्लियाई की बात करते हैं जिसपे क्वेश्चंस बनते हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियाई, तो जो साइज ऑफ न्यूक्लियाई, ये पहली बात तो फर्मी के लेवल का है, यूनिट होती है डिस्टेंस की यस सर। फर्मी। फर्मी मीटर, 1 फर्मी मीटर क्या होता है ये? 10 की पावर -15 मीटर। -15 मीटर, है ना, बहुत छोटा हो गया ये अगर आप ध्यान से समझो तो, वेरी वेरी स्मॉल। क्योंकि 1 सेंटीमीटर ही तुम ऐसे बताते हो ना, इतना सा होता है 1 सेंटीमीटर, है ना, ऐसे बताते हो। तो 1 1 सेंटीमीटर अगर इतना सा है तो 10 की पावर -15 मीटर कितना छोटा होगा, है ना, तो बहुत छोटा होता है। न्यूक्लियस की जब बातें करेंगे तो जनरली यही यूनिट यूज करेंगे, तो आप एक्सपेक्ट करना कि न्यूमेरिकल अगर आएगा भी तो ऐसी यूनिट्स का यूज करते हुए आ सकता है, तो इट वुड बी बेटर आपको पता हो तो। As the number of nucleons in nucleus increases, its size also increases. बहुत ही obvious सी बात है। And relation between the radius and the mass number has been given as R is directly proportional to a to the power 1/3, या फिर R equals to R naught a to the power 1/3। और R naught क्या होता है भाई? 1.2 फेमीमीटर। R.2 क्या होता है? 1.2 फेमीमीटर। हाँ, 1.2 FM। ठीक है, 1 FM की वैल्यू, फर्मी मीटर की वैल्यू हमने बताई दी है, 10 की पावर -15 मीटर होती है। ठीक है, तो आर नॉट तो कांस्टेंट है, बेसिकली हमें प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट चाहिए था, तो वो हमने एक्सपेरिमेंट करके बाकी वैल्यूज में पुट करके निकाल ही लिया, है ना। लेकिन ये बात सबको याद रखनी है कि ये फॉर्मूला होता है टू फाइंड द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a to the power 1/3, यानी मास नंबर की पावर के 1/3 पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की जब बात करेंगे तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर क्यूब के। आर क्यूब क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। आर आर क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। बट रेडियस तो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a to the power 1/3, है ना, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना बेटा। यस भाई सर। वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a to the power 1/3, एंड वॉल्यूम इज r to the power 1/3, सॉरी r to the power 3। और ये अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो a to the power 1/3 के, तो ये ऐसा हो जाएगा ना, r सॉरी वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a हो सकती है क्या? यस सर। ठीक है, होल क्यूब कर दो, इसका भी होल क्यूब कर दो ना। r अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a to the power 1/3 के, तो होल क्यूब कर दो दोनों तरफ, तो वॉल्यूम बन जाएगा ये पार्ट और ये बन जाएगा केवल a। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इनटू मास। बहुत ही खतरनाक इक्वेशन आइंस्टीन ने बताई। आइंस्टीन ने बोला कि मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे हो सकता है, कौन बताएगा? सर अब जब वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन की प्रिपरेशन करो। हाँ, सर जब वो स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से जब मूव करे। ओके, अच्छा, न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है फॉर दैट मैटर? फिजन फ्यूजन ये पढ़ा था ना हमने। यस सर Yes, पढ़ा था। जो क्या उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी मास एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा होता क्या? होता है Yes. सर। याद आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो जिन जो जो एनर्जी इनसे रिलीज हो रही होती है, ठीक है, वो एनर्जी आप यूज भी कर सकते हो फर्दर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाने में, है ना। तो यस कितनी यूजफुल इक्वेशन थी ये, कितनी यूजफुल इक्वेशन थी, है ना, कि भाई मास को कन्वर्ट किया जा सकता है एनर्जी में, और एनर्जी को अगर हम कंसंट्रेट कर दें, एनर्जी को भी कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें? मास में, मास। है ना। तो ये आपको कन्वर्जन भी अगर पूछे तो न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन आर दीज वन ऑफ द एग्जांपल्स। यस सर। ठीक Yes, है, yes. एनर्जी को मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम्म, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? सर दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन करके हैवी न्यूक्लियस बना लेते हैं। हेवी न्यूक्लियस बनते हैं, तो क्या मास कंबाइन होके बड़ा हुआ, इंक्रीज हुआ मास? यस सर। यस सर। और क्या तुमने उसमें एनर्जी भी प्रोवाइड करी होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी गई होगी उसमें, उस कॉम्बिनेशन यस में। सर। ये समझ में आ रही बात? यस सर। Yes, ठीक है, तो अब ये बाद में पढ़ोगे तुम, अगर फिजिक्स कभी जीवन में कुछ पढ़ने का मन किया कभी, कि क्वार्क्स होते हैं, ग्लूऑन्स होते हैं, ठीक है,
तो उनके इंटरेक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है वो यूज होती है, ठीक है। बट ठीक है, वो अभी सिलेबस में नहीं है तो इतना ही रखते हैं अभी के लिए। E इक्वल्स टू mc² याद रखना आपको, ठीक है। टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद मास m इज E एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट। कितना वैल्यू होगा भाई? 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो भूलने वाली चीज भी नहीं है। बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट इट इनटू इट्स न्यूक्लियॉन्स, फ्री न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है किसी न्यूक्लियस की? इट इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्प्लिट इट। न्यूक्लियस को स्प्लिट करना है अगर आपको न्यूक्लियॉन्स में उसके, तो बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। तो डेल्टा EB या डेल्टा E बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी? डेल्टा mc² हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो एनर्जी है वो कोई और एनर्जी नहीं है, ठीक है, ये है बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, ये इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहेगी बाइंडिंग एनर्जी आपकी। इट इज Yes, ऑलवेज sir. पॉजिटिव, न्यूमेरिकली इक्वल टू द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट हमने पढ़ा था एक चीज, याद है आप लोगों को? Yes, sir. जो एनर्जी लिबरेट होगी उसके भी इक्वल होगी, पहली बात तो ये, ठीक है। ऑल्दो हम यूज ही बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का करेंगे आगे जब भी करेंगे, लेकिन डेल्टा M को समझना फिर भी जरूरी है। क्या होता है मास डिफेक्ट? कौन बताएगा? सर जो मास एक न्यूक्लियर रिएक्शन सर जो एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है ना, उसमें जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वो हमेशा मास ऑफ प्रोडक्ट से ज्यादा होता है। जो थोड़ा मास होता है वो एनर्जी की तरह, मतलब एनर्जी में कन्वर्ट होकर लॉस हो जाता है, तो वो चेंज इन मास को मास डिफेक्ट बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला भी लिखा था शायद हमने कुछ, डेल्टा M का ऐसे कुछ लिखा था ना, Z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस क्या लिखा था भाई? A टाइम्स Z। ऐसा कुछ लिखा था। Yes, sir. यस सर। तो डेल्टा M बेसिकली आपका कौन सा है? डेल्टा M का फॉर्मूला अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है, इसमें कुछ चेंजेस थे। सर A-Z के बाद मास ऑफ न्यूट्रॉन था। हाँ, A-Z के बाद मास ऑफ न्यूट्रॉन था। A-Z आपका वो बन जाएगा ना, क्योंकि न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बन जाएंगे, राइट। यस सर। मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो मास डिफेक्ट की जब भी हम बात करते हैं बेटा, तब हम बेसिकली क्या समझ रहे हैं कि मास डिफेक्ट जो आपका है वो वही तो मास है जब आपका कॉम्बिनेशन के बाद में जो मास आया है, जब आपने दो न्यूक्लियॉन्स को मान लो कंबाइन करना चाहा या अपना एक न्यूक्लियस को ब्रेक करना चाहा, ठीक है। Z टाइम्स MP प्लस ME क्या बताएगा ये हमें? कि भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन के टोटल मास से, है ना। और अच्छा, इसमें से एटम का मास भी तो माइनस करना पड़ेगा आपको। यस सर। एटम का मास भी तो माइनस करना पड़ेगा इसमें से डेल्टा M निकालने के लिए, यस यस सर। क्योंकि तुमने ये तो पूरा टोटल निकाल दिया है सारे पार्टिकल्स का, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मास, जितने भी थे वो। अब आप डिफेक्ट बोल रहे हो तो आप यही तो बोल रहे हो कि जब ये टूट रहे हैं तो कुछ ना कुछ मास में चेंज आ रहा है, यही तो बोल रहे हो भाई, यस है ना। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होता है? सर जब हम किसी एटम को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल में तोड़ते हैं तो हर एक न्यूक्लियन को जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं। इसका फॉर्मूला आता है बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर। वेरी गुड। जब भी आप किसी एटम को तोड़ोगे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स में, न्यूक्लियस को तोड़ोगे किसी कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स में, ठीक है, तो आपको कुछ एनर्जी चाहिए रहेगी, तो आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन में डील करते हो हमेशा। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का जो कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला तो समझ में आता है, नाम से समझ में आ रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी लो और उसको डिवाइड कर दो आपके, किससे डिवाइड करना है? मास मास नंबर से, नंबर। है मास ना। तो पर न्यूक्लियॉन निकल के आ जाएगा, क्योंकि ए होता ही आपका क्या है? जेड प्लस न्यूट्रॉन, Yes, sir. यस सर। जेड प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ आपका प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाल क्यों रहे हैं? इसका निकालने का पर्पस जो है वो है टू मेजर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस।
जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा क्या आपका न्यूक्लियस? यस सर। भाई सर सिंपल सी बात है ना यार, अगर बहुत ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लग रहा है तो मतलब तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, इसको ऐसे समझ लो। तो न्यूक्लियस स्टेबल है, मतलब टूटना ही नहीं चाहता है ना। और इस चीज को हम फिजन एंड फ्यूजन में भी यूज करते हैं। उसमें भी जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है उतना ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, जितना ज्यादा अनस्टेबल होता है उतना इजीली निकल जाता है ना, वैल्यू कम हो जाती है उससे। तो यस बाइंडिंग सर। एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है डेल्टा ई अपॉन ए। और इसका हमने ग्राफ भी बनाया था, इस पे क्वेश्चन आता है, इस ग्राफ पे क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ। ठीक है। और इससे हमें क्या पता चला था भाई कि आयरन जो है उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है? सबसे ज्यादा है। ज्यादा। तो ये स्टेबल हुआ क्या? यस सर। ठीक है। यस सर। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो सबसे स्टेबल न्यूक्लियाई किसका होगा? आयरन का। यस ठीक है। सर। Cool, बहुत बढ़िया। तो जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है वो भी स्टेबल है, और मतलब वो भी लेस स्टेबल है, और ये भी लेस स्टेबल है जिसका बहुत ज्यादा है। ठीक है। सॉरी, जिसका इससे कम है, फेरस से कम है, यूरेनियम जो है। ठीक है, यूरेनियम भी ब्रेक होता है, हमने देखा भी इसके रिएक्शंस, देखा है ना फिजन एंड फ्यूजन में। यूरेनियम जो होता है वो ब्रेक होता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। ठीक है। यस तो सर। जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना ही कम हो जाएगा आपका टोटल मास ऑफ द बाउंड सिस्टम। जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना ही कम हो जाएगा आपका टोटल मास ऑफ द बाउंड सिस्टम। जो आप सिस्टम को बाउंड कर रहे हो, जो बना रहे हो न्यूक्लियस के टाइम पे, उस सिस्टम का टोटल मास कम हो जाएगा, और उतनी ज्यादा ग्रेटर होगी आपकी स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है। ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, तो टोटल मास ऑफ द बाउंड सिस्टम कम होना चाहिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फॉर्मूले से भी पता चल रहा है। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? यस सर। से भी पता चल रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, एक है, राइट। तो ये यस बात सर। याद रखना, ये ग्राफ याद रखना, इट इज इंपॉर्टेंट। इसको पढ़ के जरूर जाना एक बार, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट टाइम भी बच गया था, इस बार आ सकता है। चलो भाई, बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट का फॉर्मूला तो हमने लिख ही लिया था, डेल्टा एम का, जेड टाइम्स एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम। एम इज द मास ऑफ एटम। ठीक है। ऑब्जर्व्ड मास होता है ये भी, मास ऑफ न्यूक्लियस ऑब्जर्व्ड मास है ये। ठीक है। ये बात याद रखना, ये ऑब्जर्व्ड मास है। मास ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ मासेस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस, दिस डिफरेंस कॉल्ड मास डिफेक्ट। जो न्यूक्लियस का मास है वो हमेशा कम होगा सम ऑफ द मासेस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट से। ठीक है। अच्छा, इसका रीजन क्या होता है बच्चों? सो वो एनर्जी में चेंज हो जाता है ना थोड़ा सा हाँ, मास। आइंस्टीन ने यही तो बताया था, इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, यही तो बता रहा है हमें। यस सर। ठीक है, यही तो बता रहा है हमें कि जो कन्वर्जन है ना ऑफ मासेस इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इनटू मासेस, वो रीजन है कि सेम आंसर नहीं आ रहा है। ऑब्जर्व्ड मास जो है वो मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है न्यूक्लियस के, उनके बराबर नहीं आ रहा है। और उसका रीजन सिंपल सा ये है, क्योंकि कन्वर्जन हो रहा है ना, मास का एनर्जी में, राइट। सो अगर यस डेल्टा सर। एम की वैल्यू 1 एएमयू ले लेते हैं तो 931.5 आएगा क्या यहाँ पे? यस सर। 1.5 है ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप बाइंडिंग एनर्जी बोल सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, उसको याद रखना। डायरेक्टली यूज करोगे न्यूमेरिकल में तो आंसर आ जाएगा, डेल्टा एम सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड कर देना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर निकल के आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड कर देना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इतनी होती है, पता है ना तो सबको। यस सर। यस। चलो भाई, कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ में आएगा चीजों का, जो पढ़ा है उसको थोड़ा यूज कर लेते हैं। करो, सॉल्व करो इसको, क्या आंसर आ रहा है बताओ। रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम 1327 वाला, न्यूक्लियस इज एस्टिमेटेड टू बी 3.6 फर्मी। फर्मी में ही आंसर देना है आपको। रेडियस ऑफ कोई एक्स एलिमेंट है, उसका बता दो आप, न्यूक्लियस का कितना हो जाएगा रेडियस। ठीक है, फर्मी में ही आंसर देना है आपको। डिम्पल का आ गया है, ओके बढ़िया।
सर मैंने भी किया है। आपने भी किया है क्या? ओके कूल, बढ़िया। मुस्कान, डिम्पल, तमन, मुस्कान कुमारी, आयुष। ओके कूल, बढ़िया भाई। अगर आप लोगों ने पहले से किया हुआ है, मुझे लग रहा है किया हुआ है शायद तुम लोगों ने पहले से, है ना? नो सर, नहीं सर अभी किया है? इजी है। अभी किया है। अभी किया है, चलो बढ़िया। डिफिकल्ट नहीं है वैसे ये क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है। अगर हम लोगों को फॉर्मूला आता है तो हमारी लाइफ बहुत इजी है। हमें बताया भाई रेडियस कैसे निकालते हैं न्यूक्लियस का, आर नॉट इंटू ए टू द पावर 1/3 होता है क्या? यस सर। मास नंबर अगर दे रखा है, जो कि दे रखा है क्वेश्चन में, तो लाइफ बहुत आसान है। अब तुमको क्या करना है, कंपेयर करना है बस रेडियसेस को। एक्स जो आपका एक्स जो एलिमेंट है उसका कंपेयर कर लो एल्यूमिनियम के साथ में, कितना आ जाएगा? ऊपर आर नॉट और नीचे आर नॉट तो कैंसिल हो जाएंगे, ये तो कांस्टेंट की वैल्यू है ना? तो ए टू द पावर 1/3 बचेगा, तो ऊपर तो आ जाएगा आपका 125 की पावर 1/3। यस सर। ये क्या आ जाएगा, 27 की पावर 1/3। यस सर। So this will be 5 and this will be 3। यस सर। यस 1/3 क्यूब रूट निकालेंगे तो ये आएगा ना आंसर। तो आर यस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 टाइम्स 5/3 टाइम्स रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम विच इज 3.6 फर्मी। यस सर। ठीक है, कितना आ रहा है ये? 6 फॉर मी। 6 पर 8/3, दिस इज 6 फर्मी। ठीक है यस सर। cool। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ ताकि एक और सवाल कर लेंगे इस पे हम। सॉल्व तो कर ही लिया, ऊपर आंसर लिख देता हूँ। 3.6 विच इज 6 फर्मी आंसर। ठीक है, चलो भाई एक सवाल और कर लो। मास डिफेक्ट पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं ना, मास डिफेक्ट अभी पढ़ा है हम लोगों ने तो। ठीक है, चलो भाई। अगर बाइंडिंग एनर्जी दे रखी हो हमें किसी न्यूक्लियस की, किसी एटम की, ड्यूटेरियम की ले लेते हैं, ड्यूटेरियम की बाइंडिंग एनर्जी ले लेते हैं। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूटेरियम, ड्यूटियम या ड्यूटेरियम जो भी आप इसको बोलना चाहो, वो हमें दे रखी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई, तो आपको निकालना है लेट्स से मास डिफेक्ट ऑफ द गिवन ड्यूटेरियम इन एएमयू इज व्हाट? मास डिफेक्ट समझते हो ना सब लोग? यस सर। मास डिफेक्ट इन एएमयू एटॉमिक मास यूनिट में निकालना है ये। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं जनरली पेपर में, और तुम ऐसे क्वेश्चंस में गलती भी कर देते हो, इसलिए मैंने ले लिया है। ठीक है, करो ट्राई करो सॉल्व करने का, नहीं आएगा तो बताऊंगा मैं। अगर हम 1 AMU डेल्टा एम अगर 1 AMU है, तो उसको अगर हम उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं तो कितनी आती है, आपको ये पता होना चाहिए इसके लिए। 931.5। आई डोंट नो, जब तक आप आंसर नहीं बताओगे तब तक आई डोंट नो। लेट मी नो द आंसर फर्स्ट, ठीक है? चैट में आंसर करना है, ठीक है? हाँ जी, हो गया। ज्यादा लंबा या डिफिकल्ट नहीं था बच्चों, इजी था क्वेश्चन। तो आवाज आ रही है मेरी?
Yes, sir. सब गॉट फ्यू आंसर्स। डिम्पल ने बताया आंसर मेरे को बस। 2.3 इंटू 10⁻⁹ ऐसा तो नहीं आएगा बेटा। करें, सॉल्व करें या तुम्हें टाइम Yes. चाहिए? और Solve कर. सर Yes. Yes, sir. Solve कर. बेसिक यूनिटरी मेथड यूज करना है। देखो मैं एक बार तुम्हें समझा देता हूँ कैसे करना है, तुम्हें ना आगे के लिए समझ में आ जाएगा। अब तुमको ये समझना पड़ेगा पहले तो, ये बाइंडिंग एनर्जी बता रखी है इसने ड्यूटेरियम की, है ना, और मास डिफेक्ट पूछ रहा है। तो डेफिनेटली इतना तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी का कंपैरिजन करवाना चाह रहा है कहीं ना कहीं तुमसे। बोलो Yes, हाँ या sir. ना। अब अगर हम देखें बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट में कोई ना कोई रिलेशन हमें चाहिए हो अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बाइंडिंग एनर्जी और डेल्टा टाइम, तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगती है, बाइंडिंग एनर्जी 1 AMU डेल्टा एम के लिए। बोलो हाँ या ना। ये कर रखा है हमने डिस्कस, Yes, sir. है ना। तो यार 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना डेल्टा एम आएगा? 1/931.5 आएगा क्या? Yes, sir. बोलो हाँ या ना बोलो। Yes, sir. 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिंस इतना ही दे रखा है क्वेश्चन में, 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें कितना आएगा? 1/931.5 मल्टीप्लाई बाय 2.23 AMU। बताओ, कोई डाउट? No, sir. इसी को सॉल्व कर, डेल्टा एम की वैल्यू आ जाएगी यहां से। किसी ने सॉल्व किया? कितनी आ रही है? 0.0024। ठीक है, सॉल्व कर लेना AMU। Yes, sir. ठीक है, दिस विल बी द मास डिफेक्ट, दिस विल बी द मास डिफेक्ट। समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. क्वेश्चन इजी था। और Yes. कैसे यूज, इसको ध्यान रखना। आगे जब करोगे ना क्वेश्चन इसके, तो ध्यान रखना इसको यूज कैसे करना है। कई बार यूनिटरी मेथड बहुत ज्यादा सफिशिएंट होता है, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं होता अलग से, राइट, हो जाता है एक से ही। चलो ये वाला कर दोगे, फिर अगला वाला, इसको लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ये वाला कर दो। द मास डिफेक्ट फॉर द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, जिसका तुम्हें ये पता होना चाहिए वैसे तो, दिया भी हुआ है Y=4 होता है, वो दिया हुआ है 0.303 AMU। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी हो जाएगी ये बताना है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बताना है। कैलकुलेटर यूज कर सकते हो आप, आई डोंट माइंड। मैंने बोला भाई आप लोगों को पहले भी, अगर आपके पास कैलकुलेटर है क्लास में यूज कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, पेपर में या सेल्फ स्टडी जब करोगे तब नहीं करना है। क्लास के अंदर केवल इसलिए अलाउ करता हूं क्योंकि क्लास में आपके पास टाइम लिमिटेड है। ठीक है, तो उसमें आप कैलकुलेशन जो भी थोड़े बहुत क्वेश्चन करते हो उसमें आप कैलकुलेटर से कर लो भले भले ही, है ना। जब प्रिपरेशन करते हो तब नहीं। वेरी गुड मुस्कान, बहुत बढ़िया। जीरो सेवन, बेटा 07 क्या होता है? 7 ही बोल लो। डिम्पल बोल रही है मैं बॉन्ड हूँ सर, 007, द नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। करें आगे, करें सॉल्व करें इसको, क्या बोलते हो? यस सर। है ना। तो भाई देखो, अभी अभी डिस्कस किया है कि 1 AMU में कितना होता है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी है। बोलो Yes, हाँ sir. जी या ना जी, राइट। तो 0.0303 AMU में कितना हो जाएगा? एक में इतना होता है, तो इसमें कितना होगा? 931.5 मल्टीप्लाई बाय 0.303 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे हर बार डिवाइड नहीं करना होता। बात समझ में आ रही है? इसमें क्यों, इसमें डिवाइड मत कर देना। अरे लॉजिक समझ में आ रहा है कि इसको Yes, निकालने के लिए sir. यस multiply सर। कर दिया है ना।
कूल है ना, आगे चलू ना। यस सर। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालनी है, ये होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो बाइंडिंग एनर्जी तो ये आ गई तुम्हारी हीलियम की, है ना। इसको डिवाइड ही तो करना है ए से, तो 931.5 इंटू 0.30 सॉरी 0303, एक जीरो और आएगा, उसको डिवाइड करना है 4 से। तो आपका अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेटली या एग्जैक्टली आई डोंट नो, आई थिंक 7 के अराउंड आना चाहिए आंसर। ठीक है, दिस विल बी योर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी थी, इसलिए मैंने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रखा है यूनिट को। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। पक्का? यस सर। समझ में तो आया ना पक्का? तुम्हें बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये चीजें समझ में आ जाती हैं तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आप करने की वो रख लेते हो, मतलब, है ना। चलो भाई, बाकी का करते हैं यार अगली क्लास में। मॉडर्न फिजिक्स तो हो गई है आपकी, मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन लगाओ, डाउट आता है तो मुझे बताना। डाउट क्लास थर्सडे को हो सकती है, तभी होगी जब मेरे पास डाउट आएंगे। अगेन, डोंट रिलाई ऑन द डाउट क्लास ऑल्सो। जो भी डाउट्स आ रहे हैं ट्राई करो कि आप मुझसे पूछते रहो साइमल्टेनियसली, है ना। और अभी प्रिपरेशन करो नीट की, जब क्लासेस ऑफ हो जाएंगी तब फुल फ्लेजेड बोर्ड्स की तैयारी करना चालू करना। अभी मत छोड़ो नीट, अभी कंप्लीटली मत छोड़ो, है ना। एक वीक और थोड़ा प्रिपरेशन करो नीट की। ठीक है, बोर्ड्स उसके बाद आप फुल फ्लेजेड कर लेना, अभी थोड़ा थोड़ा अगर आपको करना है तो कर लो। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं कल वाली क्लास में। बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर।